नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संविधान में संशोधन पर चर्चा करेंगे। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों कि जब संविधान बनाया जाता है और बाद की परिस्थितियों में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। अगर संविधान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसका परिणाम क्रांति के रूप में सामने आएगा, जिससे देश का संविधान का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। अतः संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधानों की तरह भारत के द्वारा एक कठोर संविधान को अपनाया गया है। लेकिन संविधान निर्माता अमेरिका जैसे कठोर संविधान को अपनाने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों से परिचित थे। अतः वे चाहते थे बच्चों की ऐसी संविधान संशोधन की प्रक्रिया हो जो न तो इंग्लैंड की तरह लचीली हो और न ही अमेरिका के संविधान की तरह कठोर हो। तो हमने जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई है वो इन दोनों को सम्मिलित करते हुए अपनाई है। अब हम देखते हैं बच्चों, तो भारतीय संविधान के में संशोधन जो किया जाता है उसका वर्णन भाग 20 अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला, संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा, संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा। और तीसरा है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। अब हम सबसे पहली प्रक्रिया को देखते हैं। संसद द्वारा सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर जो संशोधन किया जाता है उसमें भारतीय संसद के दोनों सदन अलग अलग साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर संविधान में संशोधन हो जाता है। अब भारतीय संविधान चूँकि बहुत अधिक व्यापक है और संविधान निर्माता जानते थे कि संविधानों के कुछ प्रावधानों में जल्दी ही परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही संविधान निर्माता संविधान में आवश्यक लचीलापन भी चाहते थे। इसलिए हमारा संविधान जो है कठोर होते हुए भी इस संविधान में कुछ अंश ऐसे हैं जिनके संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। अब तो संविधान में संशोधन हो जाता है। अब ऐसे कौन कौन से हैं बच्चों? राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन का गठन और समाप्ति, नागरिकता, SC/ST से संबंधित व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय गणपूर्ति, संसद द्वारा कानून निर्माण अपनाई गई प्रक्रिया और तृतीय अनुसूची की कुछ व्यवस्थाएं। इनमें सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि विशिष्ट बहुमत के द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया है उसमें क्या है। तो संविधान की जो वे व्यवस्थाएं बेटा जिनमें संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। संविधान के कुछ ऐसे संशोधन का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है यदि संसद का वह सदन कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पारित कर दे तो वह दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और उस सदन में भी इस प्रकार पारित होने के बाद वह राष्ट्रपति की अनुमति से संविधान का अंग बन जाता है। अब कौन कौन से हैं बच्चों? तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाएं जो फर्स्ट और सेकंड श्रेणी में नहीं आती वे इसी श्रेणी में आती है। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। तो तीसरा जो है वो है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। इसमें संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए तथा विधेयक का राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे द्वारा स्वीकृत होना
आवश्यक है। मतलब राज्यों की संघात्मक व्यवस्था है तो राज्यों की सहभागिता भी इसमें रखी गई है। अब इसमें कौन कौन से उपबंध आते हैं बच्चों? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आदि ये सारे टॉपिक्स जो है उसमें आते हैं, जिसमें संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से ही संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। अब संशोधन की प्रक्रिया तो हमने देख ली बच्चों, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन पद्धति की आलोचना भी की जाती है। सबसे पहले यह कहा जाता है कि राज्य विधानमंडलों से पुष्टि के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राज्यों को कितने समय के अंदर उस विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना है। दूसरा, संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों के मतभेदों को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर संविधान संशोधन को लेकर दोनों सदनों में कोई मतभेद होता है तो उस संविधान संशोधन को ही वहीं समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि 1989 में राज्यसभा ने 64वें और 65वें संविधान संशोधन विधेयकों को अस्वीकार कर दिया था, तो इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, संविधान में संशोधन हेतु राज्य विधानमंडलों के पास पहल करने की कोई भी शक्ति नहीं है, इसलिए इसमें मात्र स्वीकृति का ही प्रावधान रखा गया है। जबकि संघात्मक व्यवस्था चूँकि भारत में हमने प्रावधान अपनाए हैं कुछ, तो विधानमंडलों को भी इसमें शक्ति मिलनी चाहिए। और चौथी जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह का अभाव है। आलोचक ये कहते हैं कि जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे जनमत संग्रह की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि संसद मनमानी न कर सके, लेकिन भारतीय संविधान ने जनता को यह शक्ति प्रदान नहीं की है, इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।